कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पांचों घर के लिए निकल जाते हैं। फिर अच्छांश उन्हें डिटेल में सारी बातें बताता है और वो अलमारी में से कुछ डिज़ाइन भी निकाल कर उन्हें दिखाता है। वो सारे डिज़ाइन गाड़ी के कुछ मॉडल के थे। अनिकेत अपने माथे पर हाथ मारते हुए, अरे यार, ये बात हम लोगों को समझ क्यों नहीं आई? ये तो सुपर आइडिया है। अच्छांश, अगर तेरा बनाया गया ब्लूप्रिंट किसी भी कंपनी के पास पहुंचेगी तो वो ज़रूर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल शिवांगी ने अच्छांश को गाड़ियों का मॉडल तैयार करने को कहा था। अगले दिन सभी दोस्त अपने इस नए मिशन में जुट गए थे। पढ़ाई के साथ अच्छांश सब कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करने लगा था। फिर उन्हें सोशल साइट पर डालकर कुछ कंपनियों को ईमेल किए जो उसने गूगल से सर्च करके निकाले थे। इसी बीच सबका एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन अभी भी किसी कंपनी से कोई कॉल नहीं आया था। इससे सभी थोड़ा निराश होने लगे थे। तभी शिवांगी को एक आइडिया आया। उसने अच्छांश को कोई कबाड़ी में बिकी हुई गाड़ी को खरीद अपना डिज़ाइन बनाने को कहा। अच्छांश को ये आइडिया भी पसंद आया, लेकिन अभी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि कबाड़ी से ही सही लेकिन कोई गाड़ी खरीद सके। वो तो बाइक भी अनिकेत की चलाता था। महीने के 10,000 महीना खत्म होते होते कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। फिर बचत कैसे हो पाती? सभी यही बात सोच रहे थे। शिवांगी भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे, या यूं कहा जाए कि उसके पास तो एक पैसा भी नहीं था। अच्छांश के सभी बाकी दोस्त प्लान बनाते हैं कि वे लोग अपने पैसों से ऐसी कोई गाड़ी खरीदेंगे। इसी चक्कर में वे लोग कबाड़ी वाले के पास चक्कर लगाने लगते हैं। आखिर महीने चक्कर लगाने के बाद एक गाड़ी 15,000 में ये लोग फाइनल करते हैं। ये स्पोर्ट्स कार थी जो शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो चुकी थी और शायद महीनों तक पुलिस के कब्जे में रहने के बाद आखिर वो कबाड़ी के पास पहुंची थी। सभी दोस्त एक कबाड़ी वाले से गाड़ी खरीद कर फिर उसे मिनी पिकअप पर लेकर अच्छांश के घर आते हैं। इधर अच्छांश भी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे की खुशी साफ साफ जाहिर हो रही थी कि आज उसे कुछ ऐसा मिला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सभी दोस्त बाहर दरवाजे पर उस स्पोर्ट्स कार को लगाने के बाद घर के अंदर आते हैं। अस्मिता जी हाल में बैठकर कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी, सभी बच्चों को देखकर खुश होते हुए। आज संडे के दिन कहीं घूमने नहीं जाना है क्या? तभी अच्छांश अपने कमरे से बाहर आते हुए जल्दी से अस्मिता जी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमा देता है। अस्मिता जी चिल्लाते हुए, अरे क्या कर रहा है, उतार, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छांश अस्मिता जी को आराम से सोफे पर बैठाते हुए, सॉरी माँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। सारे दोस्त अच्छांश की बातें सुन कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनका सरप्राइज अच्छांश को मालूम हो गया है। अनिकेत बोला, लेकिन तुझे कैसे मालूम? अच्छांश खुशी से, अरे अभी उसी से तो बात कर रहा था। कुणाल बोला, किससे? अच्छांश बोला, अरे चलो तुम सब पहले बैठो, फिर सारी बात बताता हूँ। माँ, घर में कुछ मीठा होगा? अस्मिता जी बोली, हाँ, कल हनुमान जी के मंदिर गई थी, प्रसाद का लड्डू होगा, मैं लेकर आती हूँ। अच्छांश अपने सभी दोस्तों की तरफ देखते हुए, मुझे यूके की एक मोटर कंपनी से फ़ोन आया था, उन्हें हमारा डिज़ाइन बहुत पसंद आया है। सभी दोस्त ये सुनते ही खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अच्छांश बोला, वैसे तो वो लोग 20 लाख देकर मेरी डिज़ाइन को पूरी तरह से खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मधुर बोला, लेकिन क्यों यार, 20 लाख रुपए बहुत होते हैं। अच्छांश बोला, हाँ, लेकिन इससे मेरी डिज़ाइन पूरी तरह से उनकी हो जाएगी और वो अपने नाम से उस गाड़ी की प्राइस करोड़ों में रखेंगे। कुणाल बोला, वाट, वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? करोड़ों की गाड़ी और तुमसे इतने सस्ते में खरीद रहे हैं। अच्छांश बोला, इसलिए मैंने मना कर दिया। अनिकेत उदास होते हुए, तो इसमें खुशी की क्या बात है? अच्छांश बोला, खुशी की बात यह है कि मैंने उन लोगों को अपना प्रपोजल दिया है कि मैं पूरी गाड़ी का मॉडल तैयार करूंगा, क्योंकि जो हमने ईमेल की थी वो आधी ब्लूप्रिंट है और वे लोग भले अपना प्राइस में बेचेंगे, लेकिन नाम मेरा होना चाहिए और मुझे केवल कमीशन का 5 लाख रुपया चाहिए। सभी दोस्त बोले, बात तो तेरी सही है, लेकिन रुपया कम नहीं है, इससे अच्छा तो 20 लाख था।
तभी अस्मिता जी, जो अच्छांश की सारी बातें सुन रही थी, वो आते हुए बोली, अच्छांश ने सही फैसला लिया है बेटा, कभी भी धरती से आसमान में छलांग नहीं लगाई जाती। उसके लिए अपने पंखों को धीरे धीरे उड़ान देनी पड़ती है। भले ही 20 लाख की अपेक्षा 5 लाख कम लग रहा है, लेकिन इससे अच्छांश का नाम दुनिया के सामने आएगा और आगे चलकर ये 5 लाख उस 20 लाख से कई गुना अधिक होगा। सारे दोस्तों को अस्मिता जी की बातें समझ आ गई थी। अस्मिता जी सबको एक एक लड्डू देते हुए अच्छांश का सर चूम उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। अनिकेत बोला, वैसे सरप्राइज तो हम भी तुम्हारे लिए लाए थे, लेकिन तुम्हारे सरप्राइज के सामने अब कुछ भी नहीं है। अच्छांश हैरानी से, ऐसा क्या लाया है, पहले मुझे बता तो सही। सभी दोस्त अच्छांश और अस्मिता को लेकर बाहर आते हैं। अच्छांश दरवाजे के सामने एक रेड कलर की स्पोर्ट कार को देख उसे घूम घूम कर देखने लगता है। अस्मिता जी हैरानी से, ये क्या है बेटा, ये किसकी गाड़ी है, ये तो बिल्कुल टूटी फूटी बेकार है। अनिकेत बोला, आंटी ये बेकार है, जिसे अच्छांश अपनी मेहनत से अनमोल बना देगा। अच्छांश इमोशनल होकर सभी दोस्तों के गले लगते हुए, कैसे चुकाऊंगा यार तुम लोगों का कर्ज, तुम लोगों ने हर बार मेरे लिए इतना किया है। सारे दोस्त अच्छांश को एक एक मुक्का मारते हुए, लगता है फिर से तेरी धुलाई करनी पड़ेगी। अच्छांश बोला, सच में आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन यार ये तो कुछ महंगी होगी। कुणाल बोला, ज़्यादा नहीं, 15,000 में फाइनल किया है, और चिंता मत कर, हम सभी ने बराबर रुपए मिलाए हैं। कुछ देर बाद सारे दोस्त अच्छांश के कमरे में बैठे हुए थे। अस्मिता जी पास के ही एक मंदिर में भगवान का धन्यवाद करने चली गई थी। आज कितने सालों बाद अपने बेटे के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखी थी, खुशियों की चमक देखी थी। नहीं तो जब से अभिमान जी की मृत्यु हुई थी, उसके चेहरे की चमक तो कहीं खो ही गई थी। इधर सारे दोस्त कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अनीस बोला, आज हम लोग ये दिन देख रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय शिवांगी को जाता है। सभी दोस्त बोले, हाँ ये तो है। अच्छांश मुस्कुरा देता है। नितिन बोला, मानना पड़ेगा, दिमाग से पूरी जीनियस है। कुणाल बोला, क्यों, उस दिन तो कह रहा था कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। नितिन बोला, हाँ तो गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। अनिकेत बोला, अच्छा आगे का कुछ सोचा है, मतलब शिवांगी के बारे में आंटी जी को कब बताएगा। अच्छांश बोला, बस कुछ वक्त और, 8 महीने बाद हमारा फाइनल पेपर हो जाएगा। तब तक मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यूके की कंपनी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं किराए पर कोई ज़मीन लेकर अपनी कंपनी की शुरुआत करूँ। अनिकेत बोला, बिल्कुल सही सोच रहा है, अगर सब सही रहा तो हमें पूरी उम्मीद है कॉलेज ख़त्म होते ही तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। कुणाल बोला, तो क्या अभी ये तेरे पैरों पर खड़ा है, भूल मत लगभग 2-2.5 सालों से ये खुद कमा रहा है। अनिकेत बोला, हाँ लेकिन कब तक उस फैक्ट्री में काम करके गुजारा चलेगा। अच्छांश बोला, चलो तुम लोग परेशान मत हो, हमारा काम है मेहनत करना, बाकी जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा होगा। अगले दिन अच्छांश शिवांगी की सारी बातें बताता है। शिवांगी बहुत खुश होती है। अच्छांश को 2 दिन में यूके की कंपनी से फ़ोन आ गया था। उन लोगों ने भी अच्छांश का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और उसे जॉब करने की ऑफ़र भी दी थी। लेकिन अब अच्छांश कहीं बदना नहीं चाहता था, पढ़ाई भी बाकी थी, इसलिए उसने जॉब से इनकार कर दिया। अगले हफ्ते में उस गाड़ी का ब्लूप्रिंट पूरा करके अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद उस कंपनी को ईमेल किया ताकि बाद में वो कोई फ्रॉड ना करे। कंपनी ने भी 5 लाख उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छांश फैक्ट्री से काम करके 10 बजे रात तक लौटता था। उसके बाद खाना खाकर थोड़ा आराम करने के बाद सुबह के 3-4 बजे से ही उस कबाड़ स्पोर्ट्स कार को रिपेयरिंग करने में लग चुका था। हर दिन 2-3 घंटे उस कार को बनाने में देता था। बहुत सारे इंजन, मोटर, सीट, टायर, इन सब के लिए खुद डिज़ाइन तैयार कर ऑर्डर देके बहुत सारी चीज़ें खरीदी। उन 5 लाख रुपयों में से लगभग 2 लाख उन सामानों को खरीदने में ही लग गया था। अस्मिता जी अपने बेटे को इतनी मेहनत करते देख कभी कभी ज़्यादा भावुक हो जाती थी, लेकिन फिर अच्छांश को आगे बढ़ते देख खुशी भी होती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। यूके की कंपनी ने उस ब्लूप्रिंट वाली गाड़ी को जब ओरिजिनल में तैयार किया तो मार्केट में धूम मच गई थी। 3 मंथ में अच्छांश ने उस स्पोर्ट कार की काया पलट कर दी थी। आज वो पूरी रात जाग कर उसे फाइनल टच दे रहा था।
अस्मिता जी उसके लिए चाय बनाकर ले आईं तो उस गाड़ी को देखते ही वो अवाक रह गईं। अच्छांश अस्मिता जी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर गाड़ी के पास ले जाते हुए, कैसा लग रहा है माँ? अस्मिता जी उस गाड़ी को छूते हुए, अद्भुत। अच्छा, तूने तो मिट्टी को सोना कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे बेटे के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है। अच्छांश बोला, अब आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सा काम और बाकी है, मैं वो फाइनल करके आता हूँ। फिर कल सुबह हम दोनों गणेश जी के डूंगरी मंदिर जाएंगे। अस्मिता जी अपनी नम आँखों से मुस्कुराते हुए, जरूर, हम तुम्हारी पहली कामयाबी के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अस्मिता जी सोने आ जाती हैं। अच्छांश सारा काम निपटाने के बाद सुबह के 4 बजे अपने कमरे में आता है। बेड पर लेटते हुए मन ही मन शिवांगी, कल अपनी इस गाड़ी में माँ को बैठाने के बाद आपके साथ भी बैठना चाहूँगा, तैयार रहिएगा कल सरप्राइज़ के लिए। कुछ देर में वो गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह अस्मिता जी के साथ मंदिर के लिए निकल जाता है। वहाँ पर पंडित जी गाड़ी की पूजा कर देते हैं। अस्मिता जी बहुत ही खुश थीं। अच्छांश घर आकर अपने दोस्तों को बुलाता है। जैसे ही सभी दोस्तों के सामने वो गाड़ी आती है, सबके होश उड़ जाते हैं। सभी अपनी आंखें मलते हुए, यार हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? अच्छांश बोला, जागती आंखों का सपना है जो सच हो गया है। कुणाल बोला, आज हम इसी से कॉलेज जाएंगे। अच्छांश बोला, बिल्कुल, चलो पहले खाना खाते हैं। सभी दोस्त खाना खाकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अच्छांश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए सबको पीछे बैठने को कहता है। उस गाड़ी में ड्राइवर सीट के पास एक सीट थी, उसके पीछे वाले रो में 3 लोगों की बैठने की सीट थी और उससे पीछे 2 लोगों की। कुणाल बोला, लेकिन मुझे आगे बैठना है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, आगे की सीट 2 लोगों के लिए रिजर्व है, एक मेरी माँ और दूसरा शिवांगी। अगर आगे बैठना है तो ड्राइविंग सीट संभाल। कुणाल मुंह बनाते हुए, दोस्त दोस्त ना रहा। सारे दोस्त हुटिंग करते हैं। जैसे ही कॉलेज में उनकी गाड़ी रुकती है, लगभग पूरे कॉलेज की नज़रें उस गाड़ी पर रुक जाती हैं। सबको लगता है कि शायद कोई अमीरजादा आया है, लेकिन गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोल पहले अनिकेत, फिर कुणाल, उसके बाद अनीश, फिर मधुर और नितिन बाहर आते हैं। ये देख लड़के लड़कियां और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनिका और गुंजन उन लोगों के पास आते हुए, लॉटरी हाथ लगी है क्या? आज इतना एक्सपेंसिव कार में कैसे? तभी ड्राइविंग सीट की तरफ से अच्छांश बाहर निकलता है। उसी वक्त शिवांगी भी अपनी साइकिल से कॉलेज में आती है। सभी स्टूडेंट्स की भीड़ देख अपना साइकिल पार करते हुए वहां आती है। उसकी नज़रें अच्छांश पर जम जाती है। अच्छांश भी उसे देख उसकी तरफ बढ़ जाता है। शिवांगी उसके चेहरे की खुशी देख समझ जाती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात है। शिवांगी मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगती है, क्योंकि आज पहली बार अच्छांश सबके सामने इस तरह उसके पास आ रहा था। उसे थोड़ी घबराहट होने लगती है। तभी उसका ध्यान स्पोर्ट्स कार पर जाता है। उसे देखते ही वो समझ जाती है कि ज़रूर ये वही गाड़ी है जिस पर अच्छांश मेहनत कर रहा था। उसके आसपास खड़े दोस्तों को देख उसका यकीन पक्का हो जाता है। तभी अच्छांश उसके सामने आकर अपनी गोद में उसे उठा लेता है। शिवांगी के साथ पूरा कॉलेज ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अच्छांश के दोस्तों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वे लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। शिवांगी तो कुछ मिनट के लिए पूरी तरह से ब्लैंक ही हो गई थी। अच्छांश के गले में जोर से अपनी दोनों बाहें डाले हुए बंद आँखों से हवा में उड़ रही थी। अच्छांश लंबे लंबे कदम लेता हुआ गाड़ी के पास लेकर आता है। अनिकेत आगे की सीट का दरवाज़ा खोल देता है। अच्छांश शिवांगी को बैठाकर सीट बेल्ट लगाता है। शिवांगी की आंखें अभी भी बंद थी। जब वो खुद को ज़मीन पर महसूस करती है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अच्छांश को अपने इतने नज़दीक देख उसकी सुपर फास्ट भागती धड़कनें अब तो बाहर निकलने के लिए तैयार थीं। सारा कॉलेज अभी भी इन दोनों को हैरानी से देख रहा था, लेकिन इन सब के बीच विराज की मुट्ठियाँ गुस्से से भीग चुकी थी, जो शायद ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब उसके दिल में क्या चल रहा था ये तो किसी को नहीं मालूम था, लेकिन इतना तय था कि आज शिवांगी और अच्छांश के रिश्ते का सच सबके सामने आ गया था, जो शायद इन दोनों के लिए अभी ठीक नहीं था। अच्छांश ने शायद बहुत ही जल्दबाजी कर दी थी। अपने आने वाले कल से अनजान अच्छांश शिवांगी का माथा चूम गाड़ी की दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट संभाल लेता है।
कुछ ही देर में गाड़ी हवा से बात करती हुई जयपुर की सड़कों पर दौड़ रही थी और देखने वाले देखते रह जा रहे थे। शिवांगी गाड़ी कॉलेज से बाहर निकलते ही अच्छांश के पास आ गई। अच्छांश भी उसे अपनी गोद में बैठाए एक हाथ से ड्राइविंग संभाले हुए था। शिवांगी बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप इसी तरह हर दिन कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं। मैंने अपने भगवान से यही मांगा था। अच्छांश बोला, आप हमेशा मेरे साथ रहे। मैं अपनी किस्मत अपनी मेहनत से बना लूँगा। दोनों आज घंटों तक जयपुर की सड़कों पर घूमते रहे, इस बात से अनजान कि अब इन दोनों के रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि किसी की नज़रों में अब ये दोनों आ चुके थे। अच्छांश के फाइनल एग्ज़ाम में 5 महीने बाकी थे, लेकिन शिवांगी की पढ़ाई अभी 1.5 साल बाकी थी। इधर यूके की कंपनी फिर से अच्छांश को फ़ोन कर रही थी। उसके साथ ही कुछ और कंपनियां अब अच्छांश से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अच्छांश उस यूके की कंपनी को और बाकी सारी कंपनियों में से 2 कंपनी और सिलेक्ट करके अपना एक एक डिज़ाइन और देने की बात की। वैसे तो अब वो कमीशन पर काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। अपनी कंपनी खोलने के लिए कुछ और पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले 5 लाख में से ज़्यादातर पैसे इस गाड़ी को बनाने में ही लग गए थे। फाइनल एग्ज़ाम आते आते उसने 3 गाड़ियों का ब्लूप्रिंट तैयार कर 3 कंपनियों को भेज दिया, जिसमें यूके की कंपनी भी शामिल थी। लेकिन अब की बार कमीशन थोड़ा ज़्यादा था। 2 कंपनियों ने 15-15 लाख पर बात फाइनल की थी और यूके की कंपनी ने 14 लाख पर। अब अच्छांश को पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं थी। उसने जल्दी ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर जयपुर में एक अच्छी और बड़ी ज़मीन देखी। उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ थी। अच्छांश ने उस ज़मीन को 1 साल के लिए भाड़े पर ले लिया, क्योंकि अभी खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए नहीं थे। वहीं पर अच्छांश ने अपनी मां के नाम से कंपनी स्टार्ट की। फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद उसके 5 दोस्त भी उसके साथ ही काम में लग गए। उन लोगों ने 4-5 गाड़ियां कबाड़ वाले से ली। अच्छांश ने सोचा कि नई गाड़ियों को मॉडल के साथ इन पुरानी गाड़ियों को अपने पसंदीदा ढंग से रिपेयर कर मार्केट में सेल कर देगा, जिससे कंपनी में लगाने के लिए कुछ और पैसे हो जाएंगे। इधर शिवांगी अपने सेकेंड ईयर के पेपर देने के बाद कॉलेज खुलने का इंतज़ार कर रही थी। उसके पास मोबाइल नहीं था, जिससे अच्छांश से बात भी नहीं हो पाती थी। घर से ज़्यादा बाहर भी जाना आना नहीं होता था। कॉलेज खुलने में 1 महीने का वक्त था। इधर अच्छांश को भी शिवांगी को देखे बिना चैन नहीं आ रहा था। गुंजन और अनिका भी इस वक्त अपने घर चली गई थी। लगभग 15 दिन हो गए थे अच्छांश ने शिवांगी को नहीं देखा था, इसलिए आज वो शाम को शिवांगी के गांव के लिए निकल गया। जैसे ही उसकी गाड़ी शिवांगी के घर के सामने रुकी, आसपास के लोग गाड़ी को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ लगा दिए। राखी कपूर भी अपने 3 बच्चों के साथ बाहर आई तो इतनी बड़ी गाड़ी देख हैरानी से उनकी आंखें फैल गई। संजीता और संकल्प 16 साल के थे। दोनों का एडमिशन जयपुर में हो गया था, लेकिन वे लोग इतनी दूर साइकिल चलाकर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रंजीत कपूर ने उन दोनों के लिए हॉस्टल का बंदोबस्त किया था। दोनों अगले महीने से वहां जाने वाले थे। शिवांगी को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने कमरे में बैठी अच्छांश के बारे में सोच रही थी। तभी उसके कानों में भी बाहर से आई आवाज़ सुनाई देने लगी। अच्छांश अभी भी गाड़ी में बैठा शिवांगी के घर की तरफ देख रहा था। कुछ लोग आकर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिस कारण अच्छांश झूठ बोलते हुए किसी का एड्रेस पूछ रहा था। वो मन ही मन, शिवांगी आपके घर से सब कोई बाहर आ गया, आप कब आएंगी? शायद उसके दिल की आवाज़ शिवांगी तक पहुंच गई थी। शिवांगी अपने बेड पर से उठते हुए कमरे की खिड़की पर आती है, जहां बाहर सड़क पर अच्छांश की गाड़ी देखते ही वो अपनी आंखें मलने लगती है। कहीं ये सपना तो नहीं? लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि अच्छांश सच में आया है, वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है। लेकिन जैसे ही मेन दरवाजे पर आती है, बाहर बरामदे में अपनी सौतेली माँ और भाई बहन को देखकर शांत हो जाती है। वो धीरे धीरे कदमों से बाहर आती है। अच्छांश शिवांगी को देखते ही जैसे फिर से जी उठता है। इन 15 दिनों में उसे ना देख उसकी क्या हालत हो रही थी, ये उसके दिल को ही पता था। अच्छांश गाड़ी खोलकर जैसे ही बाहर आता है, सारे लोग उसे देखते रह जाते हैं। कई औरतें तो अपने पति के सामने भी अच्छांश को मुँह फाड़े देख रही थी। यही हाल इधर राखी कपूर और संजीता का था। अच्छांश शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा।
ये देख शिवांगी की डर के मारे हालत ख़राब होने लगी। वो अपना सर धीरे धीरे ना में हिलाते हुए उसे वहाँ से जाने का इशारा कर रही थी, लेकिन अच्छांश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। अच्छांश राखी कपूर के पास आते हुए, आंटी आपको ये एड्रेस पता है कहाँ है? मैं लंदन से आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के रास्तों का कोई पता नहीं है। संजीता जल्दी से उसके हाथ से पेपर लेते हुए, अरे आप तो रास्ता भटक गए, ये तो हमारे गांव के बगल वाला गांव है। अच्छांश बोला, अच्छा तभी मैं कहूँ कि मुझे वो घर क्यों नहीं मिल रहा। ओके, हेल्प के लिए थैंक यू, मैं चलता हूँ। कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। सभी लोग आपस में बात करते हुए अपने अपने घर में चले जाते हैं। राखी कपूर शिवांगी को दरवाजे के पास देख, मनहूस तू यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि वो लड़का तेरे चक्कर में आ जाएगा? उसी को फंसाने के लिए तू बाहर निकली है? शिवांगी चुपचाप घर के अंदर आ जाती है। तभी राखी कपूर का छोटा बेटा संजीत, जो 14 साल का था, मम्मी बाहर तो हम लोग भी आए थे, फिर आप क्यों सीवी दीदी को डांट रही हो? राखी बोली, चुप कर, चलकर पढ़ाई लिखाई कर। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद शिवांगी किचन से निकलकर चुपके से बाहर आती है। इधर उधर देखते हुए वहीं पास के फूलों की झाड़ियों में कुछ ढूंढने लगती है। थोड़ी देर में ही उसे वो चीज़ मिल जाती है, जिसे वो मुट्ठी में दबाकर जल्दी से अपने कमरे में आती है। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर अपनी मुट्ठी खोलती है। उसमें एक कागज़ का टुकड़ा था। शिवांगी को याद आता है कि कैसे अच्छांश जब राखी कपूर के पास आया था तो कागज़ का टुकड़ा अपने पॉकेट से निकाल उन झाड़ियों में गिरा दिया था। शिवांगी उसे लेकर कमरे में आती है। दरवाज़ा बंद कर जैसे ही उस कागज़ को खोलकर पढ़ती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। अच्छांश ने लिखा था, मैं आज 10 बजे रात को आपके घर के बाहर इंतज़ार करूँगा आपका। उस पर अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। शिवांगी खुद से, क्या करूं मैं? अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, मना कर देती हूँ, लेकिन अब मना कैसे करूं? उन्होंने मोबाइल नंबर तो दे दिया, लेकिन मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं है। वो जल्दी से कागज़ को अपनी किताबों के बीच रख कर अलमारी में छुपा देती है। वो हाँ और ना के कश्मकश में फंसी किचन में आकर रात का खाना बनाती है। रंजीत कपूर भी ऑफिस से आ गए थे। सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रंजीत कपूर टीवी देखने लगते हैं। राखी और बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं। शिवांगी किचन से साफ सफाई में जुट जाती है, लेकिन नज़र घड़ी पर बनी हुई थी जिसमें 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो एक नज़र हॉल में अपने पापा को देखती है, फिर अपना काम करने लगती है। सारा काम करने के बाद शिवांगी जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके पापा भी सोने चले गए हैं। वो एक नज़र सबके कमरे के दरवाजे को देखती है जो बंद हो गए थे। वो सारी लाइट बंद करके अपने कमरे में आती है। घड़ी में 10 बजकर 10 मिनट हो रहे थे। वो डरते हुए खिड़की के पास आती है, लेकिन बाहर सड़क पर कोई नहीं था। ये देख उसे बुरा लगता है, लेकिन खुद को समझाते हुए, अच्छा हुआ जो नहीं आए, नहीं तो अगर किसी की नज़र पड़ जाती तो खतरे में पड़ जाते। 15 दिन की और बात है, कॉलेज खुलते ही फिर उन्हें रोज़ देखूंगी, सोचते हुए फिर से एक नज़र खिड़की के बाहर देखती है। लेकिन अब की बार उसकी आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो जाती हैं। बाहर सड़क पर एक पेड़ के पास किसी का साया नज़र आ रहा था। शिवांगी को पहचानते देर नहीं लगी कि वो अच्छांश ही है। शिवांगी खिड़की के बिल्कुल नज़दीक आकर ग्रिल से बाहर अपने हाथ निकालते हुए अच्छांश को वहाँ से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन अच्छांश अपना सरनामे हिला दिया। शिवांगी को डर लग रहा था कि कहीं कोई आसपास खिड़की या छत से उसे देख ना ले। वो धीरे से अपने कमरे से बाहर आती है। सभी के कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी। शिवांगी धीरे धीरे कदम रखती हुई नीचे हॉल में आती है। चारों तरफ देखते हुए वो घर के पीछे का दरवाज़ा खोलती है और फिर बाहर से बंद कर देती है। उसके हाथ में एक ताला भी था जिससे वो लॉक कर देती है ताकि कोई चोर ना घुस जाए। जैसे ही वो अच्छांश के पास आती है, अच्छांश उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। शिवांगी के पैर कांप रहे थे। वो जोर से अच्छांश को पकड़ते हुए, प्लीज़ कोई देख लेगा। अच्छांश उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर ही उसकी गाड़ी खड़ी थी। शिवांगी को बैठाते हुए वहाँ से गाड़ी निकाल लेता है। शिवांगी बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? घर पर अगर किसी को पता चला तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। अच्छांश बोला, अब आपको इन सब चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज माँ को आपके बारे में बता दिया है। उन्होंने वादा किया है कि जल्दी ही वो आपके घर रिश्ते की बात करने आएंगी।
शिवांगी बोली, लेकिन उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है। अगर मैं उन्हें नहीं पसंद आई तो फिर आप जानते हैं गांव में अभी भी लोग अपनी जाति में ही शादी करते हैं। पता नहीं पापा तैयार होंगे या नहीं, मम्मी कोई हंगामा ना करें। अच्छांश उसे अपने पास खींचते हुए कहा, ना कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिवांगी बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हम अलग हो गए तो। अच्छांश गाड़ी का ब्रेक लगाते हुए शिवांगी का चेहरा अपने हाथों में ले, ये अच्छांश सिंह केवल अपनी शिवांगी का है। आपको इस बात का भरोसा रखना होगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कहते हुए उसके होठों को लॉक कर देता है। शिवांगी हतप्रभ रह जाती है। ये उनकी पहली किस थी। जब से शिवांगी अच्छांश मिले थे और अच्छांश ने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया था, वो हमेशा उसकी अपनी बाहों में भर उसके माथे को चूमता था। कभी कभार मस्ती में कानों में कुछ कहते हुए हल्के से कानों को छू लेता था, लेकिन आज पहली बार था जब उसने किस किया था। अच्छांश शिवांगी को बेपरवाही से चूमे जा रहा था। शिवांगी भी कुछ पलों में अपनी आंखें बंद करते हुए अच्छांश के सांसों को अपनी सांसों में मिलाने लगे थे। दोनों को होश तब आया जब पीछे से किसी गाड़ी ने हॉर्न दिया। दोनों जयपुर पहुंच चुके थे और इस वक्त वे लोग हाईवे पर थे। अच्छांश शिवांगी को छोड़ अपनी सांसें बहाल करते हुए जल्दी से गाड़ी को थोड़ा साइड किया। शिवांगी उसके सीने में चेहरा छुपाए खुद को नॉर्मल कर रही थी। उसकी गर्म सांसें अच्छांश के सीने पर हलचल मचा रही थी, जिससे वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। शिवांगी भी जैसे आज सब कुछ भूल जाना चाहती थी। अब ये नई उम्र का खिंचाव था, ये दोनों के प्रेम का सब्र जो अब छलकने लगा था। थोड़ी सी नज़दीकी पाते ही दोनों एक दूसरे में घुलने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। अच्छांश बोला, शिवांगी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आज और अभी। शिवांगी बोली, मुझे भी आपका होना है, अब आपसे दूर नहीं जाना। शिवांगी की रजामंदी मिलते ही अच्छांश अपनी गाड़ी को मंदिर की तरफ बढ़ा देता है। लगभग 10-15 मिनट में वो दोनों एक मंदिर में थे। दुर्गा माँ का मंदिर था। छोटा मंदिर होने से ना ही वहाँ पर कोई सिक्योरिटी थी और ना ही कोई पुजारी इस वक्त मौजूद था। अच्छांश शिवांगी को देखते हुए, आज सच में तैयार है ना? कहीं केवल मेरे कहने की वजह से आपने हाँ तो नहीं कही है? शिवांगी बोली, क्या आपको ऐसा लगता है? अच्छांश बोला, नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। शिवांगी बोली, सच कहूँ तो इधर कुछ दिनों से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बार बार ऐसा लगता है कोई हमें दूर ना कर दे। अब तो आप कॉलेज भी नहीं आएंगे। अच्छांश बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए आज आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म कर ही देता हूँ। अच्छांश वहीं आसपास से कुछ लकड़ियाँ चुनकर मंदिर में जलते दिए से तेल डालकर आग प्रज्वलित करता है। फिर वो शिवांगी को गोद में उठाते हुए उस अग्नि के फेरे लेता है। फिर अम्बे माँ के सामने जाकर वहीं उनके चरणों में पड़ा सिंदूर अपनी चुटकी में उठाते हुए शिवांगी की मांग में भर देता है। उसके बाद अपनी गर्दन से एक लॉकेट उतारते हुए शिवांगी के गले में पहना, शिवांगी मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये लॉकेट मेरे पापा ने दिया था, ये उनका मेरे लिए आखिरी गिफ्ट था जब 15वें जन्मदिन पर उन्होंने मुझे पहनाया था। उसके कुछ दिन बाद ही पापा हमें छोड़कर चले गए थे। तब से मैंने ये लॉकेट कभी अपने गले से नहीं उतारा। आज से मेरी ये अमानत आप जिंदगी भर संभालिए। शिवांगी उसके सीने से लग जाती है। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है। उनकी गाड़ी वहीं मंदिर में ही पार्क थी। अच्छांश शिवांगी को लेकर पीछे वाली सीट पर आ जाता है। शिवांगी की सीट पर लेटाते हुए उसके ऊपर झुक उसके दोनों पलकों को चूम लेता है। शिवांगी भी उसके गले में अपने दोनों हाथों को फंसाते हुए उसे अपने और करीब खींच लेती है। दोनों आज अपनी मोहब्बत के तूफान में बहते जा रहे थे। बाहर ना कोई बिजली चमकी थी, ना बादल गरजा था, ना कोई बरसात हुई थी। साफ नीला आसमान और उस पर चमकता हुआ चाँद चारों तरफ अपनी चांदनी बरसा रहा था। आज इस मंदिर के प्रांगण में फिजा महक उठी थी। ठंडी ठंडी बहती हवाएं जैसे इनके मिलन पर मंधुर संगीत बजा रही थी। अच्छांश उसके चेहरे के हर हिस्से को चूमते हुए फिर से उसके होठों को लॉक कर दिया। धीरे धीरे उसके हाथ शिवांगी के बालों से खेल रहे थे। कुछ ही देर में धीरे धीरे दोनों के बीच से सारे पर्दे हट चुके थे। अच्छांश अब शिवांगी के रूह तक अपने मोहब्बत की मोहर लगा चुका था। अच्छांश अपना गर्दन उठाकर शिवांगी के चेहरे की तरफ देखा। शिवांगी आंखें बंद किए अपने अच्छांश के खुमार में डूबी हुई थी। बीबी आंखें खोलिए।
शिवांगी धीरे धीरे अपनी बंद पलकों को खोलती है। सामने अच्छांश की नसीली आंखें उस पर और नशा चढ़ा रही थी। अच्छांश उसकी आंखों में देखते हुए, बीबी आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? ये अच्छांश ये सिर्फ आपका है। शिवांगी बोली, खुद से ज़्यादा आपसे मिलकर तो प्यार का मतलब समझा है। आप ही से तो मिलकर रिश्तों की अहमियत समझी हूँ। अब आप पर भरोसा नहीं करूँगी तो खुद पर अविश्वास करना होगा। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अच्छांश जल्दी से उसके चेहरे को अपने सीने में भींचते हुए उसे शांत करने लगा। शिवांगी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अच्छांश उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए धीरे धीरे चूमने लगता है। शिवांगी अब थोड़ी शांत हो गई थी। अच्छांश मधोसी भरी आवाज़ में, बीबी आप? अच्छांश का मतलब समझकर शिवांगी अपने पलके झुका लेती है। शिवांगी उसके कंधे में अपना चेहरा छुपाते हुए केवल सर हाँ में हिला देती है। दोनों कुछ ही देर में अपने मोहब्बत की गहराइयों में उतर चुके थे। उनकी मोहब्बत आज पूरी संपूर्णता को पा चुकी थी। लगभग 1 घंटे बाद अच्छांश शिवांगी को अपनी बाहों में लिए खुद सीट के ऊपर सोते हुए, दोनों के ही चेहरे पर एक सुकून था। शिवांगी आराम से आंखें बंद किए अच्छांश के सीने पर गहरी नींद में सो जाती है। अच्छांश उसके मासूम चेहरे को अपने आंखों में भरते हुए धीरे धीरे सो जाता है। दोनों मोहब्बत में थे। एक दूसरे की फीलिंग दोनों को कुछ भी गलत नहीं लग रही थी। अच्छांश तो शिवांगी को अपना सब कुछ मान बैठा था, इसलिए उसके प्रति उसकी फीलिंग को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके लिए शिवांगी से दूर जाना सपने में भी नहीं था, और यही बात शिवांगी के लिए भी था। आज भले ही समाज के सामने उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन अच्छांश का मांग में सिंदूर डालना ही शिवांगी के लिए जैसे दुनिया मुट्ठी में करने जैसा था। इस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे। आज दोनों बेहद सुकून में थे। लगभग 4 बजे के करीब अच्छांश की आंखें खुली। अच्छांश शिवांगी को धीरे धीरे अपने गोद में लेकर बैठता है। शिवांगी थकान की वजह से अभी भी गहरी नींद में थी। अच्छांश शिवांगी को सीट पर लेटाकर अपने कपड़े पहन गाड़ी से बाहर आता है। रात का अंतिम पहर शुरू हो चुका था। अच्छांश मोबाइल उठाकर टाइम देखता है, जिस पर 4-5 हो रहे थे। वो एक नज़र शिवांगी को देख आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आराम से गाड़ी चलाते हुए लगभग 4:30 बजे तक शिवांगी के गांव पहुंच चुका था। गाड़ी रोककर पीछे की सीट पर आते हुए शिवांगी को बेहद प्यार से जगाता है। शिवांगी की आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन अच्छांश की आवाज़ सुन वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। अच्छांश को सामने देख कुछ देर उसे यकीन करने में ही बीत जाते हैं। फिर उसे जैसे ही सब कुछ याद आता है, उसका चेहरा अब सुर्ख लाल हो चुका था। अच्छांश उसके माथे पर चूमते हुए, सुबह होने वाली है जान। ये सुनते ही शिवांगी हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखने लगती है। अच्छांश बोला, बीबी घबराइए मत, हम आपके घर के पास हैं। आपके दरवाजे पर गाड़ी नहीं ले गया कि किसी को शक हो जाएगा। शिवांगी बोली, आप जल्दी आइएगा। अच्छांश बोला, मन तो मेरा अभी ही कर रहा है कि आपको ले जाऊं, लेकिन बस आज का वक्त। मैं आज ही माँ को आपके घर भेजूंगा। उसके बाद हम दोनों को मिलने से कोई किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। शिवांगी बोली, ठीक है, अब आप भी जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो बात बिगड़ सकती है। अच्छांश उसके माथे पर चूमते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। शिवांगी जैसे ही गाड़ी से बाहर आती है, थोड़ी लड़खड़ा जाती है। अच्छांश जल्दी से उसे संभालते हुए, आप ठीक तो हैं ना? आप चल पाएंगी? शिवांगी हाँ में सर हिलाते हुए, मैं चली जाऊंगी, आप जल्दी निकलिए यहाँ से, गांव में लोग जल्दी ही उठ जाते हैं। अच्छांश बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहले आप जाइए। शिवांगी संभाल कर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसे दिक्कत हो रही थी। अच्छांश ध्यान से देखते हुए उसके दर्द को महसूस कर रहा था। उसकी मुट्ठियाँ भींचती जा रही थी। उससे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से शिवांगी को तकलीफ़ हो रही है। अब उससे नहीं रहा जाता, तो वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ शिवांगी के पास पहुंच झटके से उसे गोद में उठा लेता है। शिवांगी अपने मुंह पर हाथ रख चीखने से खुद को रोकती है। अच्छांश बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी उसे लेकर उसके घर के पिछले दरवाजे के पास आता है। फिर शिवांगी को वहां खड़ा करते हुए जल्दी से वहां से निकल जाता है। महज कुछ ही सेकंड में वो अपनी गाड़ी में था। शिवांगी हैरानी से चारों ओर देख रही थी। फिर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने दुपट्टे के कोर में बंधी चाबी से लॉक खोलकर धीरे से अंदर आती है। घर में अभी सभी सोए हुए थे।
शिवांगी कमरे में आकर बेड पर लेटे हुए अपने और अच्छांश के बीच जो भी लम्हे गुजरे थे उनको याद करते हुए तकिए में मुँह छिपा लेती है। फिर वो आईने के सामने खड़ी होती है। मांग में चमकता लाल सिंदूर उसे अच्छांश के होने का एहसास दिला रहा था। थोड़ी देर में वो सिंदूर को अच्छे से बालों में छुपाकर बालों को बांध लेती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद 5 बजे उठकर साफ सफाई में लग जाती है। मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। बॉडी में दर्द की वजह से थकान अभी भी उतरी नहीं थी, लेकिन काम नहीं करती तो सुबह सुबह ही घर में हंगामा हो जाता। इधर अच्छांश 5 बजे तक घर पहुंचता है। इस वक्त रास्ता खाली होने की वजह से 8-10 किलोमीटर की दूरी कुछ ही देर में पूरी हो जाती है। घर में अभी सभी सोए हुए थे। अच्छांश के न होने की वजह से अनिकेत और कुणाल अस्मिता जी के पास ही रुके हुए थे। वो दोनों अच्छांश के कमरे में सो रहे थे। अच्छांश हाल में ही सोफे पर लेट शिवांगी के बारे में सोचने लगता है। हर एक लम्हा उसके दिल में सुकून और होठों पर मुस्कुराहट बिखेर रहा था। सुबह जब अस्मिता जी उठती हैं तो अच्छांश को सोफे पर सोया देख बड़बड़ाते हुए, क्या करूं इस लड़के का, दिन रात काम काम, अच्छे से सोना भी नहीं है। देखो कैसे सो रहा है, हाथ और पैर नीचे लटक रहे हैं। फिर वो अच्छांश को जगाते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज देती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त अनिकेत और कुणाल उसके बेड पर फैलकर सो रहे होंगे। अच्छांश भी आधी नींद में जल्दी से अपने माँ के कमरे में आकर सो जाता है। शिवांगी नाश्ता बनाने के बाद अपने कमरे में आकर तौलिया और कपड़े लेते हुए नीचे बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रंजीत कपूर ब्रेकफास्ट करके अपना टिफ़िन ले ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शिवांगी अपने कमरे में थोड़ा आराम करने लगती है, लेकिन जल्दी ही नीचे से राखी कपूर लंच बनाने के लिए चिल्लाने लगती है। 11 बज रहे थे। शिवांगी के मन में, पता नहीं उनकी माँ कब तक आएंगी, क्या उनके साथ वो भी आएंगे? आते तो अच्छा रहता, मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता। पता नहीं उनकी माँ को मैं पसंद आऊँगी या नहीं। सारी बातें सोचते हुए वो लंच तैयार करने लगती है। इन्हीं सब में 2 बज जाते हैं। शिवांगी अपने कमरे में आकर थोड़ा पढ़ाई करने लगती है। कुछ ही देर में दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। शिवांगी खुशी से अपना किताब मोड़ते हुए खिड़की के पास आती है। दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। शिवांगी खुद से बोली, ये तो उनकी गाड़ी नहीं है, फिर ये कौन है? तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और एक लगभग 75 साल का लंबा चौड़ा शख्स बाहर आता है। तभी उनकी गाड़ी के सामने रंजीत कपूर की बाइक आकर रुकती है। रंजीत कपूर को देखकर लग रहा था कि वो पूरी हड़बड़ाहट में है। वो जल्दी से बाइक एक तरफ लगाते हुए उस आदमी के सामने आकर झुककर अभिवादन करते हैं। फिर उन्हें अपने घर आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। शिवांगी को लगता है कि शायद उसके पापा का कोई गेस्ट होगा, इसलिए वो फिर से बेड पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। नीचे वो आदमी घर के अंदर आते हुए चारों तरफ देख रहा था। रंजीत कपूर राखी और संजीता को बुलाते हुए जल्दी से चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने को कहते हैं। राखी जैसे ही शिवांगी को आवाज़ देना चाहती है, वो आदमी अपनी दमदार आवाज़ में, हम यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आए हैं, आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। रंजीत कपूर अपना हाथ जोड़ते हुए, सर हम लोगों से कोई गलती हो गई है, आपने इतना अर्जेंट फ़ोन करके घर आने को कहा, कोई बात है बताइए, हम अपनी गलती को जल्दी ही सुधार लेंगे। वो आदमी थोड़ी तेज़ आवाज़ में, गलती? अरे तुम लोगों ने तो अपनी औकात से बाहर जाकर सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन तुम लोग हमारे पैरों की जूती हो और वही रहोगे। क्या सोचा अपनी बेटी को मेरे बच्चे के पास भेजकर तुम लोग सूर्यवंशी खानदान से बराबरी करोगे? ये सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रंजीत कपूर बोले, सर आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आदमी हंसते हुए, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो। फिर चिल्लाते हुए बोले, कहाँ है तुम्हारी बेटी? मेरे पोते की तरफ देखने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? राखी बोली, सर मेरी बेटी तो यही है। कहते हुए संजीता को आगे कर एक बार पूरी बात बताएंगे, हुआ क्या है? वो आदमी चिल्लाते हुए, तेरी ये बेटी नहीं, तेरी बड़ी बेटी शिवांगी। लेकिन तुम लोगों को देखकर लगता है कि शायद सच्चाई तुम लोगों को भी मालूम नहीं। रंजीत कपूर बोले, सर आप पूरी बात बताइए। वो आदमी चिल्लाते हुए, तुम्हें पूरी बात जाननी है तो सुनो, तुम्हारी बेटी कॉलेज के बहाने मेरे पोते के आसपास मंडराती रहती है और अब तो उसने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की। तुम लोगों को पता है कल रात तुम्हारी बेटी पूरी रात घर से गायब रही है। ये सुनते ही सभी को जैसे सदमा लग जाता है।
रंजीत कपूर गुस्से से चिल्लाते हुए, शिवांगी, शिवांगी। अपने पापा की तेज आवाज़ से शिवांगी जल्दी से कमरे से बाहर आती है। जोर जोर से बात करने की आवाज़ तो उसके कमरे में भी आ रही थी, लेकिन साफ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसे ये बात मालूम ही नहीं थी कि नीचे उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही है। अपने पापा की तेज आवाज़ सुनकर शिवांगी जल्दी से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही रंजीत कपूर बिना कुछ पूछे उसे एक थप्पड़ जड़ देते हैं, जिससे शिवांगी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। राखी कपूर अपना माथा पीटते हुए, हे भगवान, अब क्या होगा? सारे लोग तो मुझे ही दोष देंगे कि सौतेली माँ हूँ, ध्यान नहीं रखा इसलिए बेटी बदचलन हो गई। अब तो हम लोग कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैं हमेशा से कहती थी कि इसको इतना छूट मत दीजिए, मुझे शुरू से ही इसके लक्षण ठीक नहीं लगते थे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और इसे दूर शहर में पढ़ने जाने दिया। देखा आपने हमारे विश्वास का कैसा इनाम दिया है। शिवांगी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो रोते हुए धीरे से, पापा लेकिन हुआ क्या है? रंजीत कपूर जोर से उसका बाल पकड़ते हुए, तेरी अभी भी इतनी जबान चल रही है, तुझे पता नहीं है कि क्या किया है तूने? अरे इतनी ही आग लगी थी तो मुझे कहती, शादी कर देता तेरी, लेकिन तूने तो मेरी इज्जत ही उछाल दी। सामने खड़ा आदमी ये देख धीरे से मुस्कुरा रहा था, लेकिन जल्दी ही वो फिर से तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए, ऐ लड़की, बोल कितने पैसे चाहिए तुझे मेरे पोते का पीछा छोड़ने के लिए? शिवांगी की तो हालत ही खराब हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रंजीत कपूर बोले, सर हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं आज ही इसकी शादी कर दूंगा। ये सुनते ही शिवांगी को झटका लगा। ऐसे तो वो किसी के सामने जल्दी जबान नहीं खोल पाती थी, लेकिन आज रंजीत कपूर की बातें सुन ऐसा लगा जैसे कोई उसको अपनी जान से अलग कर रहा है। वो खड़े होते हुए बोली, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, मेरी एक बार बात तो सुनिए। रंजीत कपूर बोले, क्या सुनूं मैं तेरी? अब और कितनी बेइज्जती करवानी है? शिवांगी बोली, पापा पापा मैं किसी से पापा प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है पापा, आप एक बार उससे मिल लीजिए, आज वो अपनी माँ के साथ यहाँ आने वाला है। ये सुनते ही रंजीत आगे कुछ कहते उससे पहले ही वो आदमी चिल्लाते हुए, अच्छा है, तभी तो अपने इस खूबसूरत चेहरे के जाल में उसे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरा पोता है, तेरे किसी भी झांसे में नहीं आएगा। उसने तुझसे थोड़ी अच्छे से बात क्या कर ली, तू तो उसके साथ सपने देखने लगी। शिवांगी बोली, देखिए मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, मैं आपके पोते को नहीं जानती, फिर क्यों ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं? वो आदमी हंसते हुए, अच्छा तू मेरे पोते को नहीं जानती, फिर किस लड़के के साथ कल रात गुजार कर आई है? शिवांगी को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। वो तेज आवाज़ में बोली, बस कीजिए आप, हाँ कल मैं घर से निकली थी, लेकिन आपके पोते के पास नहीं, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके पास थी, अच्छान सिंह के पास। वो आदमी बोला, वो अच्छान सिंह नहीं, अच्छान सिंह सूर्यवंशी है, मेरा पोता राघवेंद्र सिंह सूर्यवंशी का वारिस। शिवांगी की आंखें हैरानी से फैल गई, मन ही मन अच्छांश का नाम दोहराते हुए, ये नहीं हो सकता, वो तो अच्छान सिंह है। वो आदमी बोले, तेरी औकात नहीं है मेरे पोते के सपने देखने की, इसलिए मेरे पोते ने आज मुझे भेजा है। क्या तुम्हें नहीं पता, बड़े घर के लड़कों को जो चीज़ पसंद आती है उसे वो हासिल करके छोड़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसे अपनी इज्जत बना ले। तू भी मेरे पोते को पसंद आ गई थी, इसलिए वो तुझसे थोड़ा अच्छे से बात कर लेता था, लेकिन कल रात उसे जो चाहिए था वो मिल गया, इसलिए अब आज के बाद तू भी उसे भूल जा। शिवांगी अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए, पापा ये झूठ बोल रहे हैं, अच्छांश ऐसे नहीं है, मैं जानती हूँ उन्हें, प्लीज़ पापा मेरा यकीन कीजिए। रंजीत शिवांगी को धकेलते हुए, मत कह अपनी गंदी जुबान से मुझे पापा, आज से मेरे 3 ही बच्चे हैं, आज से तुम मर गई मेरे लिए। राखी, इसकी शादी की तैयारियां करो, मेरे दोस्त का एक लड़का है, मैं उससे बात करता हूँ, हम जल्दी से जल्दी इसकी शादी करेंगे, ताकि ये जल्दी ही इस घर से जाए और हमारा पिंड छूटे। शिवांगी रोते हुए, प्लीज़ पापा ऐसा मत कीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मान लीजिए, आप अपना फ़ोन दीजिए, मैं अभी अच्छांश को बुलाती हूँ। आपको मेरी शादी ही करनी है ना? मैं चली जाऊँगी, मुझे विश्वास है मेरे बुलाते ही वो यहाँ आ जाएंगे। रंजीत शिवांगी की बातें सुन कुछ कहते हैं उससे पहले ही वो आदमी, लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगी, मैं अभी अपने पोते से बात करवाता हूँ, चल जो भी नंबर तुम्हारे पास है वो ले आ, नहीं तो कहेगी कि मैंने गलत आदमी से बात करा दी।
शिवांगी को यह एक लास्ट मौका दिखता है। वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर कल वाला कागज़ का पुर्जा लेकर आती है। वो आदमी अपना मोबाइल लेकर वो नंबर डायल करता है और सबको दिखाता है, साथ ही कॉल स्पीकर पर डाल देता है। थोड़ी ही देर में उधर से कॉल रिसीव होते ही हेलो की आवाज़ आती है। शिवांगी हैरानी से मोबाइल को देख रही थी। उसके कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, ये आवाज़ अच्छांश की ही थी। इधर से वो आदमी, हेलो बेटा, मैं उस लड़की के घर आया हूँ। तभी उधर से आवाज़ आती है, तो ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो आदमी बोला, वो लड़की नहीं मान रही है, उसने तुम्हारे नाम की जिद पकड़ी हुई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। उधर से आवाज़ आती है, आपने तो कहा था कि पैसे देने से वो मान जाएगी, तो फिर? ये सुनते ही शिवांगी वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। वो आदमी बोला, ठीक है बेटा, 10 लाख की जगह 20 लाख देने की बात करता हूँ, शायद वो मान जाए। उधर से आवाज़ आती है, जो भी करना है कीजिए, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे उससे कभी भी नहीं मिलना, कहते हुए कॉल कट कर देता है। शिवांगी ज़मीन को घूरती हुई अपने होश खो बैठी थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। 2 साल पहले से लेकर आज तक की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, उसका अच्छांश ऐसे कैसे कर सकता है। उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो अच्छांश सिंह सूर्यवंशी है, वो इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकती है? किसी को समझने में कोई क्या कह रहा था उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ अपने सवालों में उलझी हुई थी। आखिर अच्छांश ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का राज क्या है? क्या ये अच्छांश के दादाजी की साजिश है दोनों को अलग करने की? आगे और भी बहुत सारे राज से पर्दा उठेगा, जैसे शिवांगी और अच्छांश को अलग करने वाला कौन है। अगर दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं तो इनके बीच में गलतफहमी किसने पैदा की है? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको आने वाले एपिसोड में बहुत ही रोमांच और सस्पेंस के साथ मिलेगा। तो कहानी का एक भी एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा। कहानी आपको बहुत एंटरटेन करेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।